अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम दो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। एक तो परमानेंट जो प्लांट्स हैं उनकी कटिंग्स लगाने के हवाले से मैं बात करूँगी, और आज एक ऐसा सुपर हार्डी प्लांट जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जिसको आप अगर कटिंग से एक दफ़ा प्रोपगेट कर लेते हैं तो फिर ये आपके गार्डन से प्लांट कहीं भी नहीं जाता। बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है और बिल्कुल ना होने के बराबर इसकी केयर करनी पड़ती है। अगर आप इसको 2-3 दिन पानी देना भूल भी जाएं तब भी इस प्लांट को कुछ भी नहीं होता। सक्लेंट वैरायटी का प्लांट है और हैंगिंग बास्केट में ख़ास तौर पे ये बहुत खूबसूरत लगता है। मैं जो है वो बात कर रही हूँ रोयो प्लांट की, जिसे बोट लिली भी कहा जाता है। और ये एक वेस्ट मेरे पास बकेट है जिसके अंदर मैंने होल कर लिए हैं। बकेट का टुकड़ा ही है, बकेट पूरी तो नहीं है, तो इसके अंदर जो है वो आप होल किसी भी सीज़र से कर सकते हैं। उसके अलावा चाकू या छुरी गर्म करके उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने प्लास्टिक के इसके अंदर कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास गमला अवेलेबल है तो आप गमले में भी इसकी कटिंग्स को लगा सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे पास जिस टाइम पे मैं कटिंग लगा रही हूँ जो भी चीज़ अवेलेबल हो मैं उसको एज अ प्लांटर जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। तो होल करने के बाद अब इसके अंदर जो है वो मैं डालूँगी नारियल के जो ये छिलके होते हैं। बाज़ार अगर आप जाएं तो नारियल बेचने वालों के पास से ईज़िली मिल जाते हैं। मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ तो मैं लाजमी जो है वो ये लेके आती हूँ, क्योंकि मेरे जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। और अगर आपके हाथ से कोकोपीट नहीं मिलती तो जब आप इसको गार्डनिंग के अंदर यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम के बाद जब ये डिकम्पोज हो जाती है तो आपकी सॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो कोकोपीट ऐड हो जाती है इन नारियल के टुकड़ों की वजह से। इसको हमने इसलिए रखा है इसके अंदर कि एक तो ये कि ठंडक बनी रहे, क्योंकि टेरेस गार्डन है तो अगर डायरेक्ट हमारी जो पॉट है वो ज़ाहिर टेरेस के ऊपर पड़े होते हैं तो वो हीट जो है वो डायरेक्ट रूट्स तक नहीं जाएगी। सॉइल जो है वो किस तरह की लें। सॉइल इसके अंदर सैंडी सॉइल का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। जो ये वाली सॉइल आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ इसके अंदर अभी तक किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि कटिंग लगाने के लिए जो बेसिक चीज़ होती है वो ये होती है कि आपकी गार्डन सॉइल हो जो सॉफ्ट हो, यानी कि उसके अंदर रूट्स आसानी से डेवलप हो जाएं और उसके अंदर सैंड की मिक़दार हो। तो इसको अच्छे तरीके से मैंने प्रेस कर लिया है सॉइल को, ताकि ये लेवल हो जाए। और उसके बाद से हम अपना जो प्लांट है उसको निकालते हैं। थोड़ा सा ये इग्नोर रहा है मेरा प्लांट और इसकी कंडीशन भी आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये है कि अब ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए जो मैंने इंतखाब किया है इस प्लांटर का, इसके अंदर ये कुछ ही टाइम के बाद जो है वो ये पूरा प्लांटर मेरा भर जाएगा। और ये बहुत आसानी से मल्टीप्लाई होता है। इसके साइड से स्टेम्स के साथ से बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने गार्डन के अंदर जो है वो खूबसूरती इसकी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा ये बोट लिली की जो प्लेन वैरायटी है ये वो वाली वैरायटी है। इसके अंदर जो है वो एक और वैरायटी भी आती है जो वेरीगेटेड वैरायटी कहलाती है, जिसे ट्राई कलर जो है वो बोट लिली भी कहा जाता है। जो ट्राई कलर इसके अंदर बोट लिली होता है वो भी बहुत खूबसूरत लीफ वाला होता है। उसकी जो वेरिगेशन है वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इन दोनों वैरायटीज़ को, यानी बोट लिली की दोनों वैरायटीज़ को आप इस तरह से लगा सकते हैं कि अगर आप हैंगिंग प्लांटर्स में लगाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाती हैं। ख़ास तौर पे जब आप इसकी कटिंग लगा रहे हो तो दो बेसिक चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो वेल ड्रेन सॉइल के अंदर लगाएं, दूसरा पानी बहुत ज़्यादा मत दें। और एक चीज़ का और भी ख्याल रखें कि जब आप कटिंग्स लगा रहे हो तो इसका जो पत्ते हैं जो ख़राब हैं उनको हटा दें, क्योंकि इसको जो बेसिक चीज़ मारती है वो इसको मारती है जो फंगस है वो। और अगर आपके ख़राब लीफ के साथ ही आप इसकी कटिंग लगा रहे हैं तो ये फिर आपके जो कटिंग्स के सक्सेसफुल होने की जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। जिस भी तरह के आपके पास प्लांट मौजूद हों रोयो प्लांट के, उसको आप इस तरीके से लगाएं कि इसको थोड़ा सा, अगर आपके पास लंबी स्टेम है तो उसको थोड़ा सा लिटा के लगा दें ताकि वो अच्छे से रूट्स उसके अंदर जब आएँ तो वो अच्छे से ग्रो हो जाए। क्योंकि जितनी लंबी स्टेम होगी, जब आप इसको बिल्कुल लिटा के लगाते हैं, स्टैंड बिल्कुल मत लगाएं, तो जहाँ जहाँ पे इसको आप लगाएंगे
वहाँ से इसकी साइड ब्रांचेस भी निकलेंगी और इसकी जो रूट्स हैं वो भी जल्दी से बनेंगी। जैसे यहाँ पे ये आप स्टेम देख रहे हैं, इसको मैं इस तरह से लगा रही हूँ, ये देखें, ताकि इसकी साइड से भी इसकी जब ग्रोथ स्टार्ट हो तो जिस तरह से पुदीना लगाते हैं सेम उसी तरीके से इसको भी लगाते हैं। अब मैंने इसको लगा दिया है, इसको एक दफ़ा मैं भर के पानी दूँगी और इसको शेडी प्लेस पर रखना है क्योंकि गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है। तो मई के मंथ में अगर आप कटिंग्स लगाएं तो उसको फ़ौरन लगाते साथ ही शेड में रखें ताकि वो अच्छे से सेट हो जाएं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सॉइल के ऊपर है कि मिट्टी किस तरीके से होनी चाहिए। गार्डनिंग करते हुए जो सबसे बेसिक चीज़ है, अगर आपके पास आप गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो मिट्टी नहीं है तो फिर आप इस चीज़ को लाजमी जहन में रखें कि मिट्टी के बगैर आपकी गार्डनिंग का जो तस्वुर है वो अधूरा है। मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए, मिट्टी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आप ऐड करके अपनी मिट्टी को ज़रख़ेज़ बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे कमेंट सेक्शन में कहा था कि आप कटिंग्स पे तो बनाती हैं लेकिन साथ साथ सॉइल पे भी बनाएं कि मिट्टी के अंदर हम कौन कौन से फर्टिलाइज़र जो हैं जिनको ऐड करके अपनी मिट्टी को ज़रख़ेज़ बना सकते हैं। मिट्टी को ग्रो करते हुए, मिट्टी के अंदर प्लांट्स लगाते हुए सिर्फ मिट्टी जो है वो काफ़ी नहीं होती, बल्कि उसके लिए ये है कि आपके कौन से आपके पास फर्टिलाइज़र अवेलेबल है वो चीज़ मैटर करती है। फर्टिलाइज़र केमिकल भी हो सकते हैं, मैंने कभी केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं किया तो मेरी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके लिए माज़रत। लेकिन जो आप कह सकते हैं कि नेचुरल फर्टिलाइज़र हैं या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, उन हवाले से मैं आप लोगों के साथ जो है वो वीडियो शेयर कर सकती हूँ। तो आज जो है वो मैं आप लोगों के साथ वही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी कि जो मैं अपनी सॉइल के अंदर इस्तेमाल करती हूँ। 3 से 4 ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं जो आप अपनी मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सबसे जो बेसिक है वो काऊ डंक है, यानी गाय की गोबर की गली सड़ी खाद। कम से कम 3 साढ़े 3 साल पुरानी अगर आपकी गोबर की खाद है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा पत्ते, आपके गार्डन से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, पत्ते होते हैं, उनको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं जो हूँ वो पत्तों को इस तरह से इकट्ठा करती रहती हूँ। मेरी फ्रेंड का एक बाग है, वहाँ से भी मैं पत्ते लेके आती हूँ। और मेरे जो गार्डन है, टेरेस गार्डन, उस पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ जो है वो पत्तों की खाद का होता है। नेक्स्ट जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ये गॉट मैन्योर है, यानी बकरी की जो मेंगने होती हैं उनको मैं यूज़ करती हूँ। ये भी बहुत ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र है। और पत्तों की खाद, गॉट मैन्योर और काऊ डंग के अलावा आप जो है वो वर्मी कंपोस्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, ख़ुद घर में भी बना सकते हैं। उसके लिए बेसिक जो कंपोनेंट है वो आपके पास केंचुए होने चाहिए। अगर आपके पास केंचुए हैं तो फिर ये है कि आप बहुत ज़बरदस्त वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा दरख्तों की जो लकड़ियाँ होती हैं, या इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं, ये एक मेरे पास लेफ़्ट ओवर प्लांट था बेलदार, तो उसको मैंने पिछले साल विंटर के जो मैंने बेलें लगाई थी उसके अंदर, विंटर के जो प्लांट लगाए थे उसके अंदर मैंने इस्तेमाल किया था। लेकिन अब ये है कि ये हाफ़ डन हो चुका है, हाफ़ डन। अब इसको आगे जो है मैं करूँगी दोबारा से, क्योंकि ख़ास तौर पे जो डिकम्पोजिशन का अमल है वो बेसिक ज़रूरत है। जब तक डिकम्पोज़ नहीं होगा तो अच्छे से आपकी जो सॉइल है वो रेडी नहीं होगी। एक और जो कंपोनेंट है सॉइल को वेल ड्रेन बनाने के लिए वो सैंड है। ये जो सैंड आप देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली है, क्योंकि हमारा जो एरिया है ये बारानी इलाका है, यहाँ पे नहर वगैरह का सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर आप नहरी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं तो ख़ास तौर पे जब भल सफाई होती है सालाना, तो वहाँ पे जो नहरों से निकलने वाली मिट्टी होती है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ज़रख़ेज़ी के हिसाब से बहुत बेहतरीन मिट्टी होती है, और अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं अपने गार्डन के अंदर तो उसके अंदर जितनी भी आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए अपने प्लांट को अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए, वो सारे उसके अंदर शामिल होते हैं। सैंड जो है वो आपकी मिट्टी को पोरस बनाती है, आपके जो ड्रेनेज सिस्टम है आपके पॉट का उसको अच्छा बनाती है। जब आप इसके अंदर मिक्स करते हैं तो आपकी सॉइल सॉफ्ट होती है और उसके अंदर जो रूट्स का सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। हमेशा एक बात याद रखिए कि जब आपके जो प्लांट्स हैं अगर उसकी रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं होंगी तो ये पॉसिबल ही नहीं है, आप जो मर्ज़ी कर लें, अगर आपके पॉट के अंदर आपके प्लांट जो है वो रूट्स डेवलप नहीं कर रहे तो आपका प्लांट कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा। इन बेसिक चीज़ों को हमेशा याद रखिए। आपके पास जो भी चीज़ इनमें से अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं मल्टीटास्क करती हूँ, मेरे पास जो भी फर्टिलाइज़र आ जाए मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। काऊ डंग को भी इस्तेमाल करती रहती हूँ, उसके अलावा लीफ को भी इस्तेमाल करती रहती हूँ, वर्मी कंपोस्ट को भी इस्तेमाल करती हूँ और गॉट मैन्योर को भी। और अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो एक बेसिक चीज़ अगर आप इसके अंदर ऐड करेंगे
तो आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और वेल ड्रेन हो जाएगी। यानी अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिसे पीली मिट्टी भी कहा जाता है या लाल मिट्टी भी कई इलाकों में होती है, उसके अंदर आपने ये करना है कि बहुत ज़्यादा अगर हार्ड है तो उसके अंदर आपने एक हिस्सा आपका वो होना चाहिए, यानी चिकनी मिट्टी या पीली मिट्टी जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो, और 2 हिस्से आप इसके अंदर या 1 से 1.5 हिस्सा जो है वो इसके अंदर आप सैंड का इस्तेमाल करें। और फिर आपने जो अमाउंट ऐड करनी है फर्टिलाइज़र की वो भी ऐड करें, तब जाके आपकी बहुत ज़बरदस्त वेल ड्रेन मिट्टी बनेगी। मैं प्रेफर करती हूँ, मुझे पत्तों की खाद बेसिकली ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। तो पत्ते साथ साथ डिकम्पोज़ भी होते रहते हैं। जब सीज़न एंड होता है तो मुझे ज़बरदस्त खाद भी मिल जाती है, और जब तक मेरा प्लांट जो है वो लगा हुआ होता है तो उसको जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो पत्तों की खाद जब गलने सड़ने का अमल स्टार्ट करती है तो वो भी उसको मेरे प्लांट्स को मिलती रहती है, यानी फर्टिलाइज़र भी मिलता रहता है। और जब सीज़न एंड होता है, ख़ास तौर पे सीज़नल फ्लावरिंग प्लांट्स अगर मैं लगाऊँ तो जब सीज़न एंड होता है, जैसे अभी विंटर का सीज़न जब एंड हुआ है, तो ये मुझे ज़बरदस्त सी खाद जो है वो हाफ़ डन हो चुकी है। अगर उस खाद ने तैयार होना है 1.5 साल में, 2 साल में, तो जब मैं इसको ऊपर प्लांट लगा के इसको इस्तेमाल करती हूँ तो फिर ये है कि ये उससे हाफ़ टाइम में ये रेडी हो जाती है। यानी ये तकरीबन 5-6 महीने मैंने इसको इस्तेमाल किया है, तो ये हाफ़ प्रोसेस मेरा पत्तों की खाद का हो चुका है। बाकी जो हाफ़ प्रोसेस है, जब मैं अब इसके ऊपर प्लांट्स लगाऊंगी तो वो 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, और मेरी जो खाद 2-2.5 साल में बननी थी वो 1 साल के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप कि जो मेरे भाई थे जिन्होंने ये चीज़ बोली थी उनको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।